घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में। आपको शर्म नहीं आती बिना लाइक किए निकल जाने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दाबूस लर्निंग। मेरा नाम है अनुराधा और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम से आने वाले सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके तैयार किया गया है, यानी कि मॉडल पेपर का भी और प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आ चुके हैं उनको भी समेटा है। तो देख लीजिए कि किन किन प्रश्नों को हमने लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने में बहुत मेहनत और समय लगता है, तो हम चाहेंगे कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक करना, ताकि आगे भी हम अच्छे वीडियो चलाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो पत्रकारिता के 4 प्रकार होते हैं। खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता किसी दिए गए मामले, व्यक्ति या घटना पर छिपे हुए सत्य या तथ्यों को उजागर करने की दिशा में निष्पक्ष रूप से काम करती है। एक खोजी पत्रकार उन मामलों का अध्ययन करके तथ्यों को खोजता है जिनमें बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। एक खोजी पत्रकार बनने के लिए ज्ञान, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। यह है खोजी पत्रकारिता, जिसमें हम किसी चीज़ को खोजते हैं, ढूंढते हैं, निकालते हैं जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। दूसरा है राजनीतिक पत्रकारिता। राजनीतिक पत्रकार को राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक हस्तियों, निकायों, चुनाव अभियानों, नीतियों, उनके प्रभाव, परिणाम का गहन ज्ञान होना चाहिए और फिर निष्पक्ष तरीके से समाचार की रिपोर्ट करना चाहिए। इसे पत्रकारिता के गंभीर मामलों में से एक माना जाता है। तीसरा है क्राइम पत्रकारिता। एक अपराध पत्रकार समाचार पत्रों, टेलीविजन, पत्रिकाओं के लिए आपराधिक घटनाओं के बारे में लिखता है। एक अपराध पत्रकार सभी प्रकार के अपराधों को कवर करता है, हत्या से लेकर शेयर बाजार में हेर-फेर तक, कुछ भी जो कानून के खिलाफ है। तो ये है क्राइम पत्रकारिता, यानी कि आपराधिक पत्रकारिता। चौथा है बिजनेस पत्रकारिता, यानी कि व्यावसायिक पत्रकारिता। व्यावसायिक पत्रकारिता पत्रकारिता का वह हिस्सा है जो समाज में होने वाली व्यावसायिक, आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों और परिवर्तनों को ट्रैक, रिकॉर्ड, विश्लेषण और व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी का तैयार माल किसी अन्य कंपनी के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक प्रमुख संगठन द्वारा अपनाई गई नीतियों अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकती है। 2 बड़ी कंपनियों के विलय से कई छोटे संगठनों के कारोबार पर असर पड़ सकता है। इन सभी को बढ़ावा देने के लिए एक व्यावसायिक पत्रकार बिजनेस न्यूज पर जानकारी देता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता के लोकप्रिय होने के कोई 2 कारण बताइए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता होता क्या है। तो इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इसके लोकप्रिय होने के 2 कारण हैं। पहला है, इससे बहुत कम समय में किसी खबर को करोड़ों लोगों तक पहुंचाई जा सकती है ना। सोशल मीडिया पर कोई खबर आती है तो तुरंत ही आग की तरफ फैल जाता है, तुरंत ही करोड़ लोगों तक पहुंच जाता है। इससे दृश्य एवं प्रिंट मीडिया दोनों का लाभ मिलता है। इससे खबरों की पुष्टि तत्काल होती है, यानी कि इंटरनेट पत्रकारिता से आपको देखने का भी सुख मिलता है और पढ़ने का भी, यानी टीवी का भी लाभ उठा सकते हैं और अखबार का भी। अब नेक्स्ट है पत्रकारों के प्रकार। अभी हमने पत्रकारिता के प्रकार पढ़ा था, अब है पत्रकारों के प्रकार। पत्रकार कितने तरह के होते हैं? तो पत्रकार के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 पत्रकार हैं? पहला है पूर्णकालिक पत्रकार। यह किसी समाचार पत्र के नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, यानी कि उनको परमानेंटली रखा जाता है और हर महीने वेतन दिया जाता है। दूसरा है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार वह होते हैं जो निश्चित मानदेय पर काम करने वाले होते हैं। ऐसे पत्रकारों को अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है, यानी कि जिनको पैकेज पर रखा जाता है, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसे। तीसरा है फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। यह किसी संस्था से जुड़े नहीं होते हैं। जब ये लिखते हैं तो इनका लेख कोई भी छाप सकता है और बदले में एक निश्चित राशि इन्हें भेज दी जाती है। जैसे कि अखबार में ढेर सारे पेजेस होते हैं, स्तंभ कॉलम होता है, मनोरंजन समाचार होते हैं,
छोटे बच्चों के लिए कॉलम होते हैं, तो उसके लिए कोई भी लिख सकता है, उसके लिए पत्रकार होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप भी लिख कर भेज सकते हैं। और अगर छप गया तो उसके लिए कुछ निश्चित राशि भेज दी जाती है अखबार वालों की तरफ से। जैसे कि मैंने एक कहानी लिखकर नंदन के लिए भेजी थी, तो वो छप गया। फिर उधर से फ़ोन आया कि आपका कहानी जो है नंदन में छपा है, तो उसके लिए आपको पुरस्कार दिया जाता है, तो आप अपना अकाउंट नंबर इसे भेज दीजिए। और फिर आया भी था पैसा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पत्रकारिता में एंकर बाइट क्या होता है? तो देखिए, पत्रकारिता में एंकर बाइट का अर्थ है कथन। ठीक है, कथन। टेलीविज़न में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर समाचारों को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपने टेलीविज़न पर देखा होगा कि किसी घटना के बारे में जब बताया जाता है तो बोला जाता है कि चलिए अपने संवाददाता से जानते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो इसी को कहते हैं एंकर बाइट। अब नेक्स्ट प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है? तो उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। यानी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत कर समाचार का अंत किया जाता है। कि जैसे आप कहानी पढ़ते हैं तो उसका क्लाइमेक्स जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है, या सीरियल दिखाया जाता है तो उसका क्लाइमेक्स लास्ट में आता है। लेकिन इस पिरामिड शैली में क्या होता है कि जो क्लाइमेक्स है वो पहले ही हो जाता है। जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको पहले ही बता दिया जाता है, उसके बाद कम महत्वपूर्ण घटनाओं को बताया जाता है। नेक्स्ट है, समाचार लेखन और फीचर लेखन में अंतर बताना है आपको। तो समाचार में रिपोर्टर को अपने विचारों को डालने की स्वतंत्रता नहीं होती है, जबकि फीचर में लेखक को अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाओं को जाहिर करने का अवसर होता है। ठीक है, दोनों में यही अंतर है कि समाचार में रिपोर्टर अपने विचारों को नहीं डालना होता है, जो समाचार फैक्ट होता है उसी को सेम टू सेम बताना होता है। लेकिन जब फीचर लेखन करता है कोई पत्रकार तो उसमें वह अपने विचारों को भी ऐड कर सकता है। दूसरा है, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था। उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है, जबकि फीचर लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है। फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की सीमा नहीं होती है। फीचर लेखन में शब्दों की कोई सीमा नहीं होती है। पत्र पत्रिकाओं में प्रायः 250 से 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं, जबकि समाचार में शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। तो यही सारे अंतर हैं समाचार लेखन और फीचर लेखन में। ठीक है, अब नेक्स्ट है, पत्रकारिता में डेस्क क्या होता है? तो देखते हैं कि डेस्क क्या होता है। पत्र पत्रिकाओं, टीवी और रेडियो चैनलों में अलग अलग विषयों पर विशेष लेखन के लिए निर्धारित स्थल को डेस्क कहते हैं, और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का भी अलग समूह होता है। जैसे कि संपादकीय होता है, उसका पन्ना फिक्स होता है कि वहीं पर संपादकीय आएगा। स्तंभ कॉलम होता है तो वहीं पर स्तंभ कॉलम आते हैं, है ना। संपादक के नाम पत्र होते हैं, उसका जगह खाली होता है तो वहाँ पर संपादक के नाम पत्र ही आते हैं पाठकों के। तो इसी तरह से सबका बटा हुआ है और उसी को पत्रकारिता में डेस्क कहते हैं। नेक्स्ट है, पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है? तो उत्तर है, पेज 3 पत्रकारिता का तात्पर्य समाचार पत्रों के तीसरे पन्ने पर छपे ऐसे समाचारों से है जो आमतौर पर सेलिब्रिटीज, राजनेताओं और अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के निजी जीवन से संबंधित होते हैं। पेज 3 का मतलब ही है पेज तीसरा, उस पर जो भी समाचार छपते हैं उसी को पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। नेक्स्ट है, नए तथा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में क्या क्या बाधाएं आती हैं? नए और अप्रत्याशित विषय वो होते हैं जो लेख से हटकर चलते हैं। लेख लिखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक फिक्स होता है, लेकिन ये जो नए और अप्रत्याशित विषय होते हैं इसमें कोई भी चीज़ जो ट्रेंड में चल रहा है उस पर लिखने के लिए मिल जाएगा आपको और लिखना होता है। तो इसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वही बताना है।
नए तथा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में अनेक बाधाएं आती हैं जो इस प्रकार हैं। सामान्य रूप से लेखक आत्मनिर्भर होकर अपने विचारों को लिखित रूप देने का अभ्यास नहीं करता, क्योंकि नया विषय होता है तो उसके बारे में उसके विचार भी स्पष्ट नहीं होते हैं। लेखक में मौलिक प्रयास तथा अभ्यास करने की प्रवृत्ति का अभाव होता है, क्योंकि नया विषय है तो इस पर लेखक कुछ तैयारी भी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, लेखक के पास विषय से संबंधित सामग्री और तथ्यों का अभाव होता है। लेखक की चिंतन शक्ति मंद पड़ जाती है। लेखक के बौद्धिक विकास के अभाव में विचारों की कमी हो जाती है, क्योंकि नया विषय होता है तो उसके बारे में न कहीं पढ़ा होता है न सुना होता है। अब नाटक के प्रमुख तत्व के बारे में बताना है कि नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। उत्तर है, नाटक के 3 प्रमुख तत्व हैं। कथानक, नाटक के लिए कथानक महत्वपूर्ण होता है। नाटक में किसी कहानी के रूप को शिल्प में ढालना होता है। कहानी को ही नाटक बनाते हैं तो कैसे उसके शिल्प में बदलाव करना होता है कि वो नाटक की तरह लगे। तो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है संवाद। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसका संवाद होता है। संवाद जितने सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शक के हृदय को प्रभावित करेंगे। तीसरा है भाषा। भाषा नाटक का प्राण तत्व है। एक अच्छा नाटक वही होता है जो लिखित से ज़्यादा अलिखित को प्रकट करे, यानी कि जो लिखी हुई बातें हैं उससे भी ज़्यादा उसका जो भाव है उसको नाटक की जो अभिनेता है उसको प्रकट कर दे, भावों को प्रकट करे। नेक्स्ट प्रश्न है, तकनीकी विकास के बावजूद हिंदी वेब पत्रकारिता का विकास क्यों नहीं हो पाया है? तो इसका उत्तर है, हिंदी वेब जगत की सबसे बड़ी समस्या मानक कीबोर्ड तथा फ़ॉन्ट की है। डायनामिक फ़ॉन्ट के अभाव के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं हैं। दूसरी है, भारत में वेब पत्रकारिता का विकास तो हो रहा है लेकिन कुछ समस्याएं इसके तेजी से विकसित होने में आड़े आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके लिए एक कंप्यूटर और इंटरनेट सेवा का होना आवश्यक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में न के बराबर है। तो ये 2 जो कारण हैं इसके विकास में बाधक हो रही हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के दुष्परिणाम। इंटरनेट विश्वव्यापी अंतर्जाल है। यह जनसंचार का सबसे नवीन व लोकप्रिय माध्यम है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित हैं। यह जहां सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम है, वहीं अश्लीलता, दुष्प्रचार, गंदगी फैलाने का भी जरिया है। जितने इसके फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवाद लेखन की महत्वपूर्ण शर्तों को स्पष्ट कीजिए। संवाद लेखन के क्या शर्त होते हैं? कहानी को अगर नाट्य रूप में ढालना होता है तो उसे मंच पर मंचित करना होता है। तो पहला है, नाटक के संवाद सरल एवं सुबोध भाषा में होना चाहिए जिसे दर्शक सहजता से समझ सके। संवाद में बहुत अधिक गंभीरता नहीं होनी चाहिए। संवाद पात्र और विषय के अनुकूल होने चाहिए। नाटक के संवाद कहानी के संवाद से मिलना चाहिए। संवाद अधिक लंबे और उबाऊ नहीं होने चाहिए। तो ये सब है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रत्याशित लेखन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, जिस विषय पर लिखना है लेखक को उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। लेखक को अपने मस्तिष्क में उसकी एक उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। विषय से जुड़े तथ्यों में तालमेल होना चाहिए। विचार विषय से जुड़े होने चाहिए। अप्रत्याशित विषयों के लेखन में मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए। अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय लेखक को विषय से हटकर अपनी विद्वता को प्रकट नहीं करना चाहिए। जो विषय है उसी में आपको लिखना है, उसी के अंतर्गत लिखना है। उसके बारे में अपनी राय जाहिर मत कीजिए कि आप बहुत विद्वान हैं ऐसे विषयों में लिखते समय। कहानी का नाट्य रूपांतर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। तो दोनों का उत्तर सेम होगा। कहानी का नाट्य रूपांतर करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है,
कथानक के अनुसार दृश्य दिखाए जाने चाहिए। जो कथा वस्तु है उसी के हिसाब से दृश्य भी दिखाए जाने चाहिए। दूसरा है, नाटक के दृश्य बनाने से पहले उसका खाका तैयार करना चाहिए। तीसरा है, नाटकीय संवादों का कहानी के मूल संवादों के साथ मेल होना चाहिए। और चौथा है, कहानी के संवादों को नाट्य रूपांतरण में एक निश्चित स्थान मिलना चाहिए। संवाद सहज, सरल, संक्षिप्त, सटीक, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में होना चाहिए। और अंतिम है, संवाद अधिक लंबे और उबाऊ नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीविजन के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? तो भारत में टीवी का आरंभ 15 सितंबर 1959 को हुआ। यूनेस्को की एक शैक्षणिक परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के आसपास के एक गांव में 2 टीवी सेट लगाए गए, जिन्हें 200 लोगों ने देखा। 1965 के बाद विधिवत टीवी सेवा आरंभ हुई। 1976 में दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना हुई। तो ये है टेलीविजन के प्रमुख चरण। नेक्स्ट प्रश्न है, समाचार लेखन की शैली का वर्णन करते हुए उसके विकास को स्पष्ट कीजिए। तो समाचार लेखन की कौन कौन सा शैली है और उसके विकास कैसे हुए? समाचार लेखन की विशेष शैली उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत लिखे गए समाचारों को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इंट्रो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं, तथ्यों एवं जानकारी को लिखा जाता है। प्रथम पैराग्राफ में दी जा रही जानकारी को इंट्रो या मुखड़ा कहा जाता है। इंट्रो में समाचार के संबंध में क्या, कहाँ, कब और कौन, इन 4 प्रश्नों के उत्तर देना होता है। इन सब को 6 ककार कहा जाता है। और जब आए आपको कि 6 ककार क्या होते हैं, तो यही सब जो चीज़ें हैं, जानकारी है, आप दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बॉडी या क्लेवर। इस भाग में 6 ककारों में से 2 ककारों क्यों और कैसे का जवाब देने की कोशिश की जाती है। समापन, लास्ट में समापन होता है। समाचार का समापन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि न केवल उस समाचार के प्रमुख तत्व आ गए हैं, बल्कि समाचार के मुखड़े और समापन के बीच एक तारतम्यता होनी चाहिए, यानी कि दोनों में मेल होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट से क्या तात्पर्य है? अब ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि विशेष रिपोर्ट से क्या तात्पर्य है। अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषणात्मक और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। ऐसी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। विशेष रिपोर्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे खोजी रिपोर्ट, जैसे पत्रकारिता के हमने प्रकार पढ़ा था, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो के लिए समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो रेडियो के लिए जब समाचार लिखा जाता है तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। समाचार वाचन के लिए तैयार की गई कॉपी साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी हो। दूसरी है, कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। हाशिया क्या होता है? जैसे इस पेज का भी हाशिया है ना, ये सब इधर वाला जो हिस्सा है ये सब क्या है? हाशिया है। इसी को हाशिया कहते हैं। अंकों को लिखने में सावधानी रखना चाहिए। और लास्ट है, संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग से बचना चाहिए, यानी कि शॉर्टकट में आप नहीं लिख सकते। जैसे हमने टीवी लिख दिया शॉर्टकट में, है ना, तो टीवी नहीं लिखना है, क्या लिखना है? टेलीविजन, पूरा का पूरा लिखना है आपको। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।